सो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई बढ़िया होंगे, खुश होंगे। काफ़ी सारे बच्चे हमसे कमेंट कर रहे थे, सर 11th का फिजिक्स स्टार्ट कब से होगा, 11th का फिजिक्स स्टार्ट कब से होगा। तो फाइनली गाइस, आपके लिए हम आज 11th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट यानी भौतिक जगत को आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ बढ़िया से समझ में आ पाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर फर्स्ट हमारा है भौतिक जगत, जिसमें पूरा का पूरा बेसिक दिया गया है कि भौतिक की क्या होती है, भौतिक विज्ञान की शाखाएं क्या क्या होती हैं, प्रकृति के मूल बल कौन कौन से होते हैं, भौतिकी का और मानव का क्या संबंध है, भौतिकी का और प्रौद्योगिकी का क्या संबंध है, कौन कौन सी खोजें हुई और भारतीय वैज्ञानिकों का भौतिकी में क्या योगदान रहा है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में सिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई विज्ञान क्या होता है। वैसे आप सभी जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है, फिर भी हम थोड़ा सा इसका रिवीजन करके चलेंगे कि प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना और उससे प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब का क्रमबद्ध अध्ययन करना, सुव्यवस्थित उनको आंकड़े प्राप्त करना, उसके बाद अध्ययन करना और उससे जो नॉलेज हमें मिलती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको होनी चाहिए विज्ञान के बारे में। जो विज्ञान शब्द है, ये बेटा संस्कृत भाषा का शब्द है। जो विज्ञान शब्द है, ये आपका संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का। और आपका जो साइंस है, ये एक अंग्रेजी शब्द है, जो कहाँ से लिया गया है? साइंस ये लिया गया है बेटा लैटिन भाषा का एक शब्द होता है साइंटिया। लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया। इस साइंटिया का मतलब होता है बेटा जानना। इस साइंटिया का क्या मतलब होता है? जानना, किसी चीज के बारे में जानना। इसी साइंटिया से बना है हमारा साइंस, जिसका मतलब होता है जानना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। इसी प्रकार हमारा जो विज्ञान है वो संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ के बारे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना। तो उम्मीद है आपको विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं भाई, बहुत सारी विज्ञान हमने पढ़ी हैं। आपने 10वीं में भी पढ़ी होंगी भाई, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तरह तरह की विज्ञान होती हैं। लेकिन हम 11वीं में एक विशेष शाखा पढ़ रहे हैं विज्ञान की, जिसका नाम होता है भौतिक विज्ञान। तो हम जानते हैं कि भाई भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। हम देखते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। देखिएगा, बहुत ही आसान सी परिभाषा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे हम अपने चारों ओर जो घटनाएं देते हैं, जो प्रकृति से रिलेटेड होती हैं, है ना, बाढ़, भूकंप, वर्षा, है ना, मौसम, दाब, वायु, जितनी भी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, इन सब का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब जो भौतिक विज्ञान है ना, ये भी आपका संस्कृत शब्द है बेटा। जो भौतिकी है ना, ये भी आपका संस्कृत वाला शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन जो फिजिक्स है, ये अंग्रेजी शब्द है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है एक ग्रीक भाषा का शब्द है बेटा, फ्यूसिस। कौन सा शब्द? फ्यूसिस। और ये है ग्रीक भाषा का शब्द। इसका मतलब होता है बेटा प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रकृति। इस फ्यूसिस से ही हमारा फिजिक्स बना है। इसी फिजिक्स का मतलब होता है बेटा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, और भौतिकी का मतलब भी होता है प्रकृति या प्रकृति से संबंधित घटनाएं। तो उम्मीद है आपको वही भौतिक विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई होगी, विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भौतिक विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान की शाखाओं को दो भागों में बांटा गया है बेटा। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है आपका चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा है आपका आधुनिक भौतिकी। फिर चिरसम्मत भौतिकी में भी अनेक शाखाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, ध्वनिकी, चुंबकत्व और विद्युत गतिकी। इंग्लिश में हम इनको कहते हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है,
इसके बाद आधुनिक भौतिकी जो होती है क्वांटम यांत्रिकी आती है, इसमें आती है आपकी परमाणु भौतिकी और इसमें आती है आपकी नाभिकीय भौतिकी। और भी बहुत सारी शाखाएं इसकी होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, हमें अभी यही पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में दी गई हैं। ठीक है, क्वांटम को आप इंग्लिश में क्वांटम फिजिक्स बोल सकते हैं, परमाणु को एटॉमिक फिजिक्स बोल सकते हैं, और नाभिकीय भौतिकी को बोलते हैं हम न्यूक्लियर भौतिकी। तो ये तो इनके प्रकार हो गए, शाखाएं हो गई। आइए अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ी परिभाषा की, इनके बारे में थोड़ी डिटेल हम जानते हैं, फिर हम प्रकृति के मूल बलों की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो आइए अब हम चिरसम्मत भौतिकी की जो शाखाएं हैं उनकी परिभाषाओं पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हमने देखा यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या होती है बेटा? यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें पदार्थ की सरलतम गति और यांत्रिकी गति का अध्ययन किया जाता है। एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो है ना सरलतम गति, यांत्रिकी गति, या जितने भी आगे टॉपिक आएंगे इनका पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है आपकी ही फिजिक्स में आगे चल के। तो इनका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब आपके अगले चैप्टर आएंगे। अभी सिर्फ आपको परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद ऊष्मागतिकी की अगर देखें तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊष्मा, ताप और सूक्ष्म कणों से बने निकाय में गति का अध्ययन किया जाता है। ऐसी शाखा को हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रकाशिकी। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें प्रकाश की प्रकृति, संचरण का अध्ययन किया जाता है। किसका? प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश के संचरण का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आती है हमारी ध्वनि। ध्वनि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कंपनों तथा प्रगामी और अप्रगामी तरंगों का अध्ययन किया जाता है। आगे जब आपके चैप्टर आएंगे आगे तो उसमें आपको प्रगामी, कंपन, अप्रगामी तरंगें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है जी। इसके बाद देखना बेटा चुंबकत्व। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं चुंबकत्व। एंड वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी जो होती है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत चुंबकीय बल का यांत्रिकी बल से संबंध ज्ञात किया जाता है। किसका? विद्युत चुंबकीय बल का यांत्रिकी बल से संबंध ज्ञात किया जाता है। ऐसी शाखा को भौतिक विज्ञान की वैद्युत गतिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये चिरसम्मत भौतिकी के जितने भी शाखाएं थी वो सारी की सारी हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं भाई आधुनिक भौतिकी की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं आधुनिक भौतिकी की विभिन्न शाखाओं की परिभाषा। जैसे कि हमारी सबसे पहली हमने ली है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी होती क्या है? ये आधुनिक भौतिकी जो अभी भौतिक विज्ञान में नवीन खोजें हो रही हैं, नवीन चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों, आधुनिक भौतिकी के जो सिद्धांत नियम है उनका अध्ययन किया जाता है। प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। किसमें? यांत्रिकी क्वांटम में या क्वांटम यांत्रिकी में। ठीक है, दूसरी परिभाषा हम देखते हैं परमाणु भौतिकी की, कि परमाणु भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत परमाणु की संरचना, क्या? परमाणु की संरचना और परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, परमाणु भौतिकी में परमाणु की संरचना और परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। लास्ट है हमारी नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत नाभिक तथा नाभिक के गुणों का अध्ययन किया जाता है। नाम से ही आपको याद हो जाएगा, नाभिकीय भौतिकी माने कि नाभिक और नाभिक के गुणों का अध्ययन होगा। इसके अलावा परमाणु भौतिकी में क्या होगा? परमाणु की संरचना और परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है, पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी बाकी जो डिटेल है आगे के चैप्टर्स में दी गई है, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों की। तो अब हम बात करते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों की, जो कि इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप बढ़िया से समझ लेना, वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। भाई कौन कौन से पाए जाते हैं मैं आपको एक एक करके सबकी डिटेल बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला जो बल पाया जाता है बेटा वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल पहला। दूसरा बेटा आपका पाया जाता है विद्युत चुंबकीय बल। क्या? वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा बल जो होता है मूल बल वो होता है आपका प्रबल नाभिकीय बल। क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल।
प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा मूल बल जो होता है उसको हम कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, ये 4 प्रकार के मूल बल जो हैं प्रकृति में पाए जाते हैं। अब आपको एक चीज बेटा ध्यान देनी है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये पृथ्वी पर जितने भी या इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उनमें से किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे ब्रह्मांड में एक पिंड यहाँ पे रखा है, दूसरा पिंड रखा है यहाँ पर। इस पिंड का द्रव्यमान बेटा m1 मान लिया, इस पिंड का द्रव्यमान m2 मान लिया, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है बेटा r। इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है r। तो इन दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान है m1 और m2, इन्हीं द्रव्यमानों के कारण इन पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। गुरुत्वाकर्षण बल को हम Fg से दर्शाते हैं। F माने 4 और G के लिए G हमने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, इसका सूत्र होता है बेटा F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सूत्र याद कैसे करोगे? देखो भाई, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किन्हीं 2 पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, किसके? 2 पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल, m1 और m2 के गुणनफल के कैसा होता है बेटा? समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी r के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बटे में r स्क्वायर। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में चला जाएगा। वर्ग कर रहे हैं दूरी का, तो हमने दूरी कितनी है r, r का क्या कर दिया? वर्ग। अब यहाँ पे जो समानुपाती चिन्ह है इसको हटा देते हैं तो आपका आ जाता है बेटा, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा, और इसके लिए नियतांक आ जाता है आपका g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, जो कि आपको बढ़िया से याद कर लेना है। और जहां पर g एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान ये होता है, आप याद रखना बेटा 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम वर्ग, प्रति वर्ग किलोग्राम। ये इसका मात्रक होता है और ये इसका पूरा का पूरा मान होता है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं भाई दूसरे बल की, जो होता है हमारा वैद्युत चुंबकीय बल। अब यहाँ पर बात करते हैं हमने अभी देखा गुरुत्वाकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमानों के कारण लग रहा था, लेकिन वैद्युत चुंबकीय बल ऐसा बल होता है जो पिंडों के आवेश या 2 कणों के बीच आवेश के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। देखना बेटा, इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, ये चीज आप नोट करके रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बात कर रहे थे हम विद्युत चुंबकीय बल की, तो दो आवेशित कण दिए हमने, एक Q1 ले लिया और दूसरा आवेशित कण हमने Q2 ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस आवेश है, और ये दोनों कण एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन पर उपस्थित आवेश के कारण जो आकर्षण बल लगेगा वही हमारा विद्युत चुंबकीय बल होगा। या फिर यदि इन दोनों कणों पर प्लस प्लस आवेश है और दोनों के बीच की दूरी r है, या फिर दोनों पर माइनस माइनस आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है। समझिएगा ध्यान से, जब आवेश समान होता है यानी कि प्लस इस पर भी है और Q1 पर भी प्लस है, Q2 पर भी प्लस है, Q1 पर भी माइनस है, Q2 पर भी माइनस है। जब समान आवेश के 2 कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उन पे प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, असमान आवेश यानी कि आकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण माने दूर होना, आकर्षण माने पास में आना। ठीक है, तो जब असमान है तो यहाँ पर लगेगा बेटा आकर्षण बल और यहाँ पर लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल, क्योंकि समान आवेश यहाँ पर हैं। तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं? देखना बेटा, किन्हीं भी दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल F बराबर उन कणों के
परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण मतलब जो कण है ना Q1 Q2, इनके गुणनफल के समानुपाती। तो इनका गुणनफल लगा दिया भैया Q1 गुणा Q2 और समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। और बोल रहा है कि उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच में जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब दूरी कहाँ आ जाएगी, नीचे, और दूरी का वर्ग करना है तो हमने यहाँ पे वर्ग कर दिया। जब आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर के जहाँ पर एक नियतांक होता है और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि आप के का मान रखोगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये के का मान होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। अब आता है इसके बाद हमारा भैया प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल से आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ये बल जो है नाभिक के अंदर लगेगा। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में बेटा नाभिक, ये हमारा परमाणु होता है। परमाणु में कई सारी कक्षाएं होती हैं और परमाणु के बीचों बीच हमारा होता है बेटा नाभिक। ये क्या है, हमारा नाभिक है। अब नाभिक में क्या होते हैं आप मुझे बताएं जरा कमेंट करके। नाभिक में बेटा होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, एक हमारा प्रोटॉन होता है प्लस दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस बल के कारण आपस में बंधे रहते हैं उसी बल को हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ये जिस बल के कारण बंधे रहते हैं उसे हम बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और ये जो बल है इन चारों मूल बलों में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज़्यादा प्रबल बल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं। अब हम देखते हैं भाई अगला पॉइंट, दुर्बल नाभिकीय बल। यहाँ पर भी भाई नाभिकीय शब्द यूज हुआ है, मतलब ये भी नाभिक में कहीं पर लगेगा। तो ये हमारा नाभिक है, इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। यहाँ पर ये परमाणु की कक्षाएं हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो ये जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है ये कहाँ पर काम करता है, आपका जो न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लगता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो एक बल लगता है, चूंकि न्यूट्रॉन होता है अनावेशित कण, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लगता है यही हमारा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। अब इसको दुर्बल क्यों कहा गया, क्योंकि ये बहुत कम पावर का होता है, बहुत ही क्षीण बल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दुर्बल बल। इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम ताकतवर या कम शक्तिशाली ये बल होता है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारा दुर्बल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे ये मूल बल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे की कि भौतिकी का और मानव समाज का क्या संबंध है। आइए बात करते हैं भौतिकी और मानव समाज का क्या संबंध है। वही भौतिकी और मानव समाज का बहुत ही गहरा संबंध है। क्या संबंध है, देखिए, बिना भौतिकी के मानव समाज का जो विकास है वो संभव ही नहीं है। आज भौतिक विज्ञान के कारण ही मानव समाज का विकास बहुत आगे जा चुका है। कैसे जा चुका है मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर का आज विकास हुआ है जिसमें भौतिकी का ही योगदान है। आज टेलीविज़न का विकास हो चुका है, परिवहन के साधन का विकास हो चुका है, मोबाइल का विकास हो गया है, रेडियो तरंगों का हो गया है ना, लेजर का विकास हो गया बेटा, लेजर, इंटरनेट का विकास हो गया है। अब इससे मानव समाज को क्या फ़ायदा हुआ, क्या जो है मानव समाज का, इसमें मानव समाज को इससे क्या विकास हुआ है। देखिए भाई, लेज़र, ये क्या है, लेज़र, लेज़र एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण आज बड़ी से बड़ी भयानक बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी लेज़र के माध्यम से किया जाता है। कई तरह की जांचें की जाती हैं। इंटरनेट के माध्यम से आज संचार की जो संभावनाएं आज हमारे सामने है वो इंटरनेट के माध्यम से ही, हम और आप इतने दूर बैठ के भी मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ये सब भौतिक विज्ञान की ही देन है। तो कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान ने आज हमें एक
बहुत ही अच्छी जगह लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस प्रकार से भौतिकी जो है एक मानव समाज में भौतिकी ने एक बहुत ही बड़ी क्रांति लाई है, एक नया परिवर्तन लाया है। अब सबसे लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बेटा पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, आपको डायरेक्ट हूबहू ऐसे इनको याद करना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि भौतिकी में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी वैज्ञानिकों ने ही भौतिकी में योगदान दिया है, हमारे भारत के भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। जिनमें से हमारे कुछ प्रमुख यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने बेटा प्रकाश के अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? प्रकाश के अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का सिद्धांत। ऐसे ही आपको याद रखना है, यहाँ से पेपर में पूछेगा कि किन्हीं 2 भारतीय वैज्ञानिकों या किन्हीं 3 भारतीय वैज्ञानिकों के आविष्कार लिखिए। तो आप लिखना सीवी रमन का आविष्कार क्या हो जाएगा? प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। और इस सिद्धांत के लिए, इस आविष्कार के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसके बाद होमी जहांगीर भाभा जो थे, इन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज की। इन्होंने कॉस्मिक किरणों का जो सोपानी प्रक्रम था इसका सिद्धांत दिया। मेघनाथ साहा ने ऊष्मीय आयनन का सिद्धांत दिया। याद रखिएगा, किसका? ऊष्मीय आयनन का। इसके बाद आते हैं हमारे विक्रम साराभाई, इन्होंने पूरा का पूरा योगदान दिया है हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान में। आज जो अंतरिक्ष अनुसंधान में हम मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, नई नई टेक्निक बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उन सब के पीछे इनका हाथ है। इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है अंतरिक्ष अनुसंधान को। एक तरीके से ये इसके पिता ही कहे जाते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारे एस.एन. बोस, यानी कि इनका पूरा नाम होता है सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी का विकास किया। याद रखिएगा, क्वांटम सांख्यिकी का विकास किसने किया? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने। जगदीश चंद्र बोस जो थे, इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया? अति लघु रेडियो तरंगों का उत्पादन किया जगदीश चंद्र बोस ने। इसके बाद हमारे सबसे महत्वपूर्ण आ जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हैं, हम जानते हैं। ये वैज्ञानिक के साथ साथ हमारे भारत के एक महान पुरुष थे और हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 11वें नंबर के, और इन्हें भाई भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है। तो अब्दुल कलाम ने क्या सिद्धांत दिया था भाई? विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं का एकीकरण किया था। किसका? विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं का एकीकरण किया। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मिसाइलें बनाई, मिसाइलों के परीक्षण किए, और जो है इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न ऐसा भी बनता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर वहां पे हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। या फिर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कौन सा भारतीय वैज्ञानिक भारत का राष्ट्रपति बना? तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे वैज्ञानिक थे जो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। चलिए, आज की इस वीडियो में हमने आपको कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 भौतिक जगत का पूरा कंसेप्ट समझा दिया। इसके अलावा आपके चैप्टर में से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जितना आज हमने आपको बताया है पूरी चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिए। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। पूरे क्वेश्चन आंसर, पूरी की पूरी परिभाषाएं जो हैं, आपको सबका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।